हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने समझा था अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो गया है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, वो थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में बनेगा। अब उस टेबल फॉर्म में कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक टेबल बनाऊंगी पहले, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि ये कैसे होता है अटेम्प्ट, और किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एम्पिरिकल फार्मूला। फिर से बोल रहे हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म करते हैं या कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, और उस टेबल में हम कुछ पहले टेबल बनाने से पहले क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको लिखा बता देती हूँ कि क्या है। क्वेश्चन है द मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इज 78। मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ी थी। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता था। इज़ 92.4% ऑफ कार्बन की परसेंटेज है, एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये परसेंटेज दे रखी हुई है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए कि क्या होगा जबकि आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास ये दे रखा हुआ है 78। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की इतनी है और हाइड्रोजन की 7.6 है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस तरीके से इसे अटेंड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो आपने एक टेबल सबसे पहले फॉर्म कर ली, टेबल ड्रॉ कर ली, और टेबल ड्रॉ करने के बाद में इसके कुछ सेक्शंस आपने मेंशन कर दिए। अब क्या क्या सेक्शंस के क्या क्या नाम हैं वो हम लोग अभी सब डिस्कशन करेंगे, फिर समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आता है आपका। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रही हूँ। परसेंटेज ये आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक मास आता है हमारा थर्ड कॉलम में। ठीक है, फिर मोल्स ऑफ द एटम्स आते हैं, ये हमने पढ़ा था मोल्स ऑफ द एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों मोल रेशियो आता है, इसको आप एक और टर्म दे सकते हो एटॉमिक रेशियो, आपकी मर्जी है। और लास्टली हमको लिखना है यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखो, कोई भी कंपाउंड हुआ, उस कंपाउंड में अगर जैसे सपोज कर लो कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि C6H12O6 है, तो कभी आपने ऐसे तो नहीं देखा होगा ना 6.3 या 12.1 या फिर 6.4, इस तरीके से कभी आपने फिगर नहीं देखी होगी। आपने हमेशा देखा होगा C6H12O6, दैट मीन्स होल नंबर रेशियो आपने देखा होगा। यहाँ पे एक फिगर जो है वो होल नंबर में रहेगी, ये नहीं होगा वो पॉइंट्स में आए या फ्रैक्शंस में आए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वो होल नंबर में आएगा। तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। यहाँ पे मोल रेशियो तक की जो वैल्यू आती है वो हमेशा कोई ना कोई फिगर उसमें पॉइंट्स में ज़रूर रहता है, या नहीं भी होता है XYZ, लेकिन यहाँ पर जाकर वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कार्बन और एक लिख दिया हाइड्रोजन। अब परसेंटेज देखिए कितनी परसेंटेज है। एक में 92.4 परसेंटेज है, तो मेंशन कर दो 92.4, और सेकेंड है हमारी 7.6। ठीक है, एटॉमिक मास में पता है कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो हमारे पास जो परसेंटेज है ना वही हमारा गिवन मास ही, क्योंकि 92.4 ग्राम ही उसके अंदर प्रेजेंट होगा, और ये 7.6 ग्राम ही प्रेजेंट होगा क्योंकि 100 का हमने ओवरऑल मास माना है। तो हमने लिखा 92.4 डिवाइडेड बाई 12 और 7.6 डिवाइडेड बाई 1। तो हमारा ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 12 7 से 84 हो गया। ठीक है,
84 और 6 और 2 क्या हो गया 8, तो 84 7.7 इसका आंसर आ जाएगा और 7.6 ये आ गया। अब देखो मोल रेशियो में क्या करते हैं ना बच्चों की, जो कम नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, हो सकता है वहाँ पे 3 हो 4 हो क्वेश्चंस में, तो आप सबसे कम वाली जो फिगर आएगी डैट मीन्स मोल्स जो सबसे कम आएंगे ना वो सबसे डिवाइड आप करोगे। तो 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जो सबसे कम मोल आए, ठीक है, जो सबसे लीस्ट नंबर हो मोल्स में वो सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो 7.7 का 7.6 से करा तो 1.01 इसका आंसर आना है और इसका कितना आना है 1 आना है। तो इसका मतलब अब देखो ना ये चीज़ जो फिगर आई वो कार्बन की 1.01 आई, तो आप कभी ऐसे तो नहीं लिखते हो ना 1.01, नहीं लिखते हो, तो आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 0.01 है, सबको पता होता है कि यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये 1 ही हो जाएगा, तो 1 मान लिया हमने और ये 1 ही हो गया। इसका मतलब कार्बन का क्या नंबर आया सिंपलेस्ट 1, हाइड्रोजन का कितना आया बच्चों 1। तो इसका मतलब जो हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला बना, जो हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला बना ना बच्चों, वो हमारा बन गया CH। ये हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, एम्पीरिकल फॉर्मूला टेबल से फॉर्म होगा, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम इसका एम्पीरिकल मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एम्पीरिकल मास, क्योंकि कोई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे एम्पीरिकल फॉर्मूला होता है तो उसका एम्पीरिकल मास भी होता है। तो हमने एम्पीरिकल मास कैलकुलेट करा CH का, तो कितना आएगा 12 + 1 दैट इज इक्वल टू 13। तो 13 इसका एम्पेरिकल मास कैलकुलेट होके आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप देखना कि आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 78, कितना दे रखा हुआ है आपको 78 दे रखा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है ना वो क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है आपका 78, ठीक है 78, ठीक है, ये 78 हो गया। अब 78 जो है ये कैलकुलेटेड है पहले से ही, हमें गिवन है। तो अब हम इसमें से n निकालेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स कि एक फिगर होती है जो n कहलाई जाती है। तो n को बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ये मान सकते हो कि n की वैल्यू कोई भी होल नंबर रेशियो में आएगी। तो n का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लेना। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पीरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास, ठीक है, ये n है। n क्या है, जो आपका होल नंबर में फिगर आएगी वो आपका n माना जाएगा, 1 2 3 4 ये इस तरीके से। तो n लिखा। मॉलिक्यूलर मास आपका कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास आपका है 78, तो आपने 78 लिख दिया। एम्पेरिकल मास कितना है आपका 13, आपने 13 लिख दिया, सही है ना बात, 13 6 × 78 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, यही हमें चाहिए थी। अब इसकी जगह कुछ भी आ सकती है, आप 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी होल नंबर में, ये n का मतलब होता है। ये बात क्लियर हुई होगी आपको, आई होप ये आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप देखो समझ गए हो ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला इस टेबल के थ्रू, ठीक, उसके बाद एम्पेरिकल मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, एन आप कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, जो कि एक होल नंबर रेशियो आपको देगा। अब इसके बाद का आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, मतलब अब हम इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एम्पीरिकल फॉर्मूला होल n, ये होल n होता है। देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आप इसके लिए करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पीरिकल फार्मूला होल n। तो आपका एम्पीरिकल फार्मूला कितना है बच्चों CH, तो आप इसकी जगह CH लिख दो, ये लिख दिया आपने। और n की वैल्यू अभी अभी हमारी क्या आई है 6 आई है, ये आ रही है हमारी 6, तो इससे आप मल्टीप्लाइड करा दो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा C6H6, ये हमारा निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे,
ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन कर दी। अब देखिए आप शुरू से एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू। हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही कैलकुलेट होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट पूछते हैं और किसी में एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछ के ख़त्म कर देते हैं। लास्ट हमारा क्या स्टेटमेंट रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम लास्टली उसको लेके चल रहे हैं जिससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ये एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 78 आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है और यहाँ पर कंपोजिशंस दे रखी हुई है, परसेंटेज कंपोजिशंस, कौन कौन से एलिमेंट्स पर प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसकी परसेंटेज दे रखी हुई है। तो आपने एक टेबल बना ली, उस टेबल में आपने पूरी टेबल बनाई और उस टेबल में आपने अपने एलिमेंट्स लिखे, उसकी परसेंटेज लिखी, उसकी एटॉमिक मास लिखी। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। मोल्स निकालने की बारी आएगी तो गिवन मास जो होगा उस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे कम फिगर होगी, मतलब सिंपलेस्ट अगर हम लेके चल रहे हैं ना, जब से लीस्ट जो नंबर आने वाला है वो सबसे जो छोटा नंबर होगा वो सबसे डिवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, हमने कैलकुलेशन कर ली, हमने फिगर निकाल लिया। अब इसको आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे 1.01, आप जस्ट लिखोगे 1, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ लिखा। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला इस टेबल के थ्रू निकल के आया वो हमारा आया CH। अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद सेकेंड स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना है एम्पिरिकल मास। तो आप एम्पिरिकल मास निकालोगे जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ये गिवन हो गया तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना होगा। आप n की वैल्यू निकालोगे जो कि ये होल नंबर रेशियो में आएगी। उसके बाद आपको फॉर्मूला दिया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, ये आपको लर्न करना होगा। उसके बाद आप CH एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे और एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के बाद होल 6 कर दोगे तो क्या हो गया, इसका फार्मूला क्या आया C6H6 और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन बोलते हैं। इसको मैं इस से शो करती हूँ, बेंजीन हम इसको बोलते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर या तो ये हम शो कर सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स हमारे क्या हैं, बेंजीन हैं। ठीक, ये क्लियर हुई बात। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ आगे की क्वेश्चन के लिए, कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्ट गिवन ना हो, ये चीज़ जो है वो डायरेक्ट गिवन ना हो। आप उसकी जगह क्या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, उसकी जगह आपको वेपर डेंसिटी गिवन हो सकती है, वेपर डेंसिटी गिवन हो सकती है। और वेपर डेंसिटी अगर गिवन होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए वेपर डेंसिटी अगर गिवन है तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हो जाता है ना, मॉलिक्यूलर मास या तो डायरेक्ट गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तो हमें मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट गिवन था जैसे ये है, लेकिन अगर सपोज कर लो कि वेपर डेंसिटी आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट उसको पुट नहीं करेंगे, आप सबसे पहले उसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तब वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल बैठेगा। तो ये एक तरीका है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।